नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में जिसमें हम एमपी ग्रुप्स के 2022 के लैब टेक्नीशियन के पेपर को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले हमने पार्ट 1 में 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से सोल्व कर रहे हैं। टी सेल्स क्या होते हैं? देखिए, तो टी सेल एक टाइप का क्या है, WBC है, जो इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ना। टी सेल्स हमारा WBC होती है और जो इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। ये हमारे इन्फेक्शन में लड़ते हैं और थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। अब ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोसाइट, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट एंड ऑप्शन डी यूसिनोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हमारा लिम्फोसाइट होगा। क्यों? देखिए, टी सेल एक टाइप की लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट WBC का एक मेजर ग्रुप है। इनका काम स्पेसिफिक पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करके उन्हें खत्म करना होता है और ये दो टाइप्स की होती है, टी सेल्स और बी सेल्स। टी सेल्स जो होते हैं इन्फेक्शन से लड़ते हैं और बी सेल्स जो होते हैं एंटीबॉडी से लड़ते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड आर स्टोर्ड। एसिड को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो एसिड को स्टोर करना क्यों जरूरी होता है? देखिए, एसिड को स्टोर करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि एसिड जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं और हार्मफुल होते हैं। अब ऑप्शन को देखते हैं, समझते हैं। ऑप्शन है विथ बेसिस। देखिए, एसिड और बेसिस को कभी साथ में स्टोर नहीं करते क्योंकि दोनों का रिएक्शन बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन इन प्लास्टिक एयर टाइट बोटल्स। कुछ एसिड को प्लास्टिक बोतल में स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन हमेशा सभी एसिड को इस तरह स्टोर नहीं करते, तो भी हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है इन मेटल सेफ्टी कैंस। देखिए, मेटल कैंस में एसिड को स्टोर करना गलत है क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और लीकेज का डेंजर हो सकता है, तो भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन हमारा डी इन ग्लास स्टोपर्ड बॉटल्स इन ड्रिप ट्रे, और यही हमारा राइट आंसर है। क्यों? देखिए, एसिड को ग्लास स्टोपर ट्रे में रखा जाता है। ये सेफेस्ट मेथड है ना, एसिड को हैंडल और स्टोर करने का। ये बहुत ही सेफेस्ट मेथड है, किसको? एसिड को हैंडल और स्टोर करने का सेफ मेथड। तो ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है What is the name given to a substance that kills disease-producing microorganisms or not spores and is generally applied to inanimate object? कह रहा उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं जो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है लेकिन स्पोर्स को नहीं मारता है और उसे इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है। इनएनिमेटेड मतलब क्या है? निर्जीव ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो ऑप्शन है क्या है? ए डिसइंफेक्टेड वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को मार देता है लेकिन स्पोर्स को नहीं मार सकता। ए मेनली जैसे इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट टेबल्स, फ्लोर्स, टूल्स पर लगाया जाता है। जैसे कि डिसइंफेक्टेंट में हमारा गया जो कि ब्लीच होता है ना, जिसको हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। यही हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है और डिसइंफेक्टेंट का यही काम है ना, डिजीज जो प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करना, स्पोर को किल नहीं कर पाता है और इसे इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव वस्तुओं पे भी लगाया जाता है। तीन ऑप्शन हमारा रॉन्ग है ना। पर इसमें बता देता हूँ क्या है। देखिए एंटीसेप्टिक, तो ये क्या है? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार या उनका ग्रोथ स्लो कर देता है, लेकिन ये
लेकिन ये लिविंग टिश्यू जैसे कि स्किन वॉन्ड्स पर यूज होता है, जैसे कि डिटॉल आयोडीन एंटीसेप्टिक में आ जाता है, डिटॉल आयोडीन है ना, यही दोनों आ जाता है। देखिए हमारा एंटीबायोटिक तो आपको पता ही होगा, एंटीबायोटिक क्या होता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है, ना कि सरफेस के लिए होता है। देखिए हमारा फंगिसाइड नाम से पता चल रहा है ना, यह स्पेसिफिक केमिकल जो कि फंगाई को डिस्ट्रॉय करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी री रैप्ड एंड डी स्टेरलाइज्ड, इनमें से कौन सा आइटम दोबारा री रैप और डी स्टेरलाइज किया जाता है या करना पड़ता है। देखिए इसका मतलब क्या है, जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो क्या हो सके, किल हो सके। अगर पैक या फिर स्टेलाइज आइटम में कुछ भी इशू हो तो उसे दोबारा स्टेलाइज करना पड़ता है। अब ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए टॉर्न पैक। टॉर्न का मतलब क्या हुआ, फटा हुआ। जैसे देखिए अगर स्टेलाइज पैक में कोई टीयर या फिर फटा हुआ हो है ना, तो दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें दोबारा एंटर का रास्ता बन जाता है, या फिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जा सकते हैं। तो ऐसे केस में पैक को दोबारा से री रैप यानी फिर से रैप किया जाता है और उसे डी स्टेरलाइज करना पड़ता है। तो ये हमारा ए राइट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एन ओपन पैक। अगर पैक खुला हुआ है, देखिए अगर स्टेरलाइज पैक खुल जाता है तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन का रिस्क हो सकता है। इस केस में भी पैक को री रैप करना और डिस्टेलाइज करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन है ए वेट पैक। अगर पैक्ड वेट हो जाता है यानी पानी लगने की वजह से, तो स्टेलाइजेशन प्रोसेस इफेक्ट हो सकता है ना? तो वेट को दोबारा रीरैप करके डीस्टेलाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो वेटनेस होता है कंटेमिनेशन काउज कर सकती है। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें तीनों ऑप्शन जो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट आर एडेड टू डिस्टिल वाटर इन अ कंटेनर, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द पोटेशियम ऑक्सलेट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पोटेशियम ऑक्सलेट के सॉलिड क्रिस्टल को डिस्टिल वाटर में ऐड किया जाए तो पोटेशियम ऑक्सलेट को कौन सा टर्म बेस्ट डिस्क्राइब करता है। देखिए तो जो पोटेशियम किसके बारे में पूछा है, पोटेशियम ऑक्सलेट के बारे में। पोटेशियम ऑक्सलेट इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट या फिर एक रिएजेंट होगा। देखिए इसको समझते हैं। तो इसमें जो पोटेशियम ऑक्सलेट है हमारा इसमें सोल्यूट के रूप में काम करेगा। देखिए सोल्यूट कैसे, सोल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो डिजोल्व होता है। यहाँ पोटेशियम ऑक्सलेट वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व हो रहा है, इसलिए पोटेशियम ऑक्सलेट को इसमें सोल्यूट कहा जाएगा, ना कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और रिएजेंट तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। तो राइट आंसर हमारा सोल्यूट ही है। इसे पोटेशियम ऑक्सलेट क्या होगा, सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच केमिकल्स आर मोस्ट हाईली मेलिएबल। कह रहे कौन से केमिकल सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। देखिए पहले मेलिएबिलिटी का मतलब समझते हैं कि मेलिएबिलिटी का मतलब होता है किसी मटेरियल्स को बिना तोड़े या टूटने के शेप या साइज चेंज करना। इसका यूज हम गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में देखते हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में मेलेबल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में मेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं तो उनके मेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, और एक केमिकल की एबिलिटी को, और ये जो होता है केमिकल की एबिलिटी से रिलेटेड होता है कि वो किस तरीके से दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स ये ज़्यादा मेलेबल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा मेलेबल नहीं होते जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये केमिकल्स होता है जो कि इजीली किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इजीली सब्सटेंस से ले लेता है, तो ये हमारा रिएक्टिव होता है, ना कि ज़्यादा मेलेबल होता है। तो हमारा राइट आंसर नहीं है।
अब एक ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर्स। देखिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन देकर उसे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, है ना। तो ये भी ज़्यादा मेलिएबल नहीं होते, तो भी हमारा राइट आंसर नहीं है। एक हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देखिए इसे समझते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिक्विड होते हैं जो दूसरे सॉलिड को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, डिसोल्व कर लेते हैं, इसलिए इसे मेलिएबल कह सकते हैं, है ना। अगर अपने अंदर डिसोल्व कर लिया तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मेलिएबल कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम लिक्विड के रूप में समझते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं इसको हम लिक्विड के रूप में समझते हैं और डिजोल्विंग एबिलिटी के थ्रू मेलिएबल ये समझे जा सकते हैं। अगर केमिकल की बात आवे तो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही हाईली मेलिएबल होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। एक हमारा एसिड, तो एसिड जो होता है हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं और रिएक्टिव होते हैं, इनका रिएक्टिविटी और कोरोशन होता है, ये मेलिएबल नहीं होते। एसिड जो होते हैं रिएक्टिविटी होते हैं और कोरोशन होते हैं, यानी जंग लगने या नष्ट होने से बचाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेफ्टी इक्विपमेंट इज नॉट नीडेड व्हेन मेजरिंग आउट अ वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट जरूरी नहीं होता है ना। ऑप्शन है सेफ्टी गॉगल्स। तो सेफ्टी गॉगल्स हमेशा जरूरी होता है। जब आप स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपके आईज को केमिकल से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा तो सही है, तो हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नोट दिया हुआ है, कार्य जरूरी नहीं होता, तो हमारा जरूरी है। अब एक सी क्या दिया है, प्रो पिपेट। देखिए, तो प्रो पिपेट एक टूल होता है जो कि प्रिसाइज वॉल्यूम को मेजर करने में हेल्प करता है। इसका यूज जो होता है एक्यूरेसी और सेफ्टी के लिए होता है ना। तो भी हमारा एक्यूरेसी और सेफ्टी के लिए यूज होता है प्रो पिपेट, तो भी हमारा राइट आंसर नहीं है। एक है हमारा रबर बोतल कैरियर, ये भी एक सेफ्टी टूल है जो कि हैवी बोतल्स को सेफली हैंडल करने में हेल्प करता है। तो ये भी यूजफुल होता है जब आप लार्ज क्वांटिटी में केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं, तब इसका यूज किया जाता है रबर बोतल कैरियर का। तो इसमें रॉन्ग आंसर कौन सा हो गया, लेमिनार फ्लो हुड, ये हमारा राइट आंसर है। ये हमारा सेफ्टी में जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज टू एम्बेड टिश्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। कह रहा है टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद टिश्यू को इम्बेड करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो टिश्यू को प्रोसेस करने के बाद उसे एक मीडियम में इम्बेड करना पड़ता है ताकि वो स्टडी के लिए स्टेबल हो जाए। अब ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें कौन सा यूज होता है। ऑप्शन है पर माउंट। देखिए, पर माउंट एक क्या है, माउंटिंग मीडिया है। पर माउंट एक माउंटिंग मीडियम होता है जो टिश्यू सैंपल को स्लाइड पर फिक्स करने के लिए होता है। तो ये हमारा इम्बेडिंग के लिए नहीं होता है, तो हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है पैराफिन। पैराफिन एक कॉमनली यूज्ड क्या रिएजेंट है ना, जो टिश्यू को इम्बेड करने के लिए ही यूज होता है। अब प्रोसेसिंग स्लाइड को जो पैराफिन वैक्स में इम्बेड किया जाता है ताकि उसे थिन सेक्शन में कट किया जा सके। तो ये हमारा राइट आंसर है, पैराफिन यानी पैराफिन वैक्स एक रिएजेंट है। बात करें अदर ऑप्शन की, एक जाइलिन है। तो जाइलिन क्या, टिश्यू को डिहाइड्रेट करने और पैराफिन वैक्स में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए यूज होता है ना। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब एक ऑप्शन है इसमें फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड क्या है, प्रिजर्वेटिव और फिक्सेटिव होता है जो टिश्यू को प्रिजर्व करता है। तो भी हमारा रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर कौन सा हमारा, पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिएजेंट इज म्यूटाजेनिक या क्लास्टोजेनिक। अरे कौन सा रिएजेंट म्यूटाजेनिक या क्लास्टोजेनिक होता है। देखिए, कह रहा पहला म्यूटाजेनिक। तो म्यूटाजेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं। किसको, जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं। एक हमारा क्लास्टोजेनिक। तो क्लास्टोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो क्रोमोजोमल, क्लास्टोजेनिक इसको
क्रोमोजोमल डैमेज करता है। वो ऑप्शन को देखते हैं कि इसमें कौन सा होगा, या फिर म्यूटाजेनिक या फिर क्लस्ट्रोजेनिक, इनमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन है क्रिस्टल वायलेट। आइए हमारा राइट आंसर भी है, क्यों, देखिए क्रिस्टल वायलेट एक म्यूटाजेनिक और क्लस्ट्रोजेनिक है। एक केमिकल जो होता है डीएनए को डैमेज करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए जब लेबोरेटरी में यूज किया जाता है तो इसका बहुत ही सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ हैंडल करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो डीएनए है डैमेज ना हो, है ना। जिसका केमिकल तो डीएनए को डैमेज कर सकता है। तो हमारे म्यूटाजेनिक क्लस्ट्रोजेनिक है कौन, क्रिस्टल वायलेट। तो राइट आंसर हमारा क्रिस्टल वायलेट ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। नीचे दिए गए हार्मोन में कौन सा ब्लड ग्लूकोज लेवल को डायरेक्टली क्या करता है, रेगुलेट करता है ना। देखिए तो पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बॉडी में एनर्जी को बैलेंस बना रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो TSH है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ना, ताकि T3 और T4 रिलीज हो सके। ये ब्लड ग्लूकोज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, तो हमारा राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है FSH, यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है और ओवरी टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है ना, लेकिन इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन से नहीं होती है। हमारा राइट आंसर नहीं है। एक हमारा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को सपोर्ट नहीं करता है ना। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है स्पेशली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। एक हमारा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को डायरेक्टली रेगुलेट करता है इंसुलिन, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग पैरासाइट डज नॉट डेवलप सिस्टिक स्टेज। नीचे दिए गए पैरासाइट में से कौन सा पैरासाइट सिस्टिक स्टेज डेवलप नहीं करता है ना। देखिए पहले सिस्टिक स्टेज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सिस्टिक स्टेज एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें पैरासाइट अपने आप एक प्रोटेक्टिव सेल में डाल लेता है ताकि वो हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सके। अब देखते हैं कि हर ऑप्शन को और समझते हैं कि पैरासाइट का सिस्टिक स्टेज कौन सा इसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा गार्डिया लंबिया, ऑप्शन बी एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन सी एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, ऑप्शन डी ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। तो इसका जो राइट आंसर है ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। ट्राइकोमोनास वैजिनालिस का जो लाइफ साइकिल है सिस्टिक स्टेज के थ्रू नहीं होता है ना, वो ट्रोफोजोइड फॉर्म में एक्टिव रहता है। किसमें, ट्रोफोजोइड फॉर्म में एक्टिव रहता है। और अदर ऑप्शन इसमें क्या है, गार्डियलम। तो गार्डियलम एक प्रोटोजोन पैरासाइट होता है जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन काउज करता है ना। जब ये बॉडी के अंदर इंटर करता है तो अपने आप को एक सिस्टिक स्टेज में डाल लेता है और गार्डियलम सिस्टिक स्टेज डेवलप करता है। एक हमारा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये भी प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि डिसेंट्री जैसे डिजीज काउज करता है, ये सिस्टिक स्टेज डेवलप करता है। एक हमारा इंटरबियस वर्मिकुलरिस। देखिए एंटरबियम वर्मिकुलरिस का लाइफ साइकिल एग्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू, एग्स के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका जो लाइफ साइकिल किसके थ्रू होता है, एग्स के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। सिस्ट के थ्रू इसका नहीं होता। राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज टिपिकल ऑफ कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। देखिए कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनी के लिए कौन सा रिजल्ट जो है टिपिकल है। एक हमारा कैटलेंस नेगेटिव। पहले समझ लेते हैं कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनी के बारे में, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं। कॉम्पाइलोबैक्टर जेजुनी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो मेनली
इंटेस्टाइनल जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन उसको काउज करता है। इस बैक्टीरिया के लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं ना। अब इसमें कह रहा है कौन सा इसका एक टाइपिकल है। ऑप्शन है कैटलेज नेगेटिव। जो कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी है ये कैटलेज पॉजिटिव होते हैं ना कि नेगेटिव, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। एक हमारा नॉन मोटाइल, तो ये मोटाइल होते हैं ना कि नॉन मोटाइल है। क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं जो पोलर फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं। एक हमारा ऑप्टिमल ग्रोथ एट 42 डिग्री सेल्सियस। तो कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी का ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होता है, और यही हमारा राइट आंसर है। एक हमारा ऑक्सीडेज नेगेटिव, तो ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट या डिटरमाइन सिफिलिस। कौन सा टेस्ट सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है? देखिए, जो सिफिलिस है क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो ट्रेपोनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। अब हम देखते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन टेस्ट सिफिलिस के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ASOT यानी कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर। क्या ASOT इससे फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर। ये क्या होता है? ASOT जो है रूमेटिक फीवर जैसे कंडीशन में यूज होता है, उसी के लिए यूज होता है ना कि सिफिलिस के लिए। तो हमारा राइट आंसर नहीं है। अब एक हमारा RA फैक्टर रूमेटोइड आर्थराइटिस जैसे कंडीशन में यूज होता है, तो भी हमारा राइट आंसर नहीं है। एक है CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये बॉडी में इन्फ्लामेशन की लेवल को मेजर करता है, तो भी हमारा राइट आंसर नहीं है। एक VDR यानी वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। देखिए, तो ये टेस्ट सिफिलिस के लिए एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि ट्रेपोनोमा पैलिडम इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है, और ये हमारा राइट आंसर है VDR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन फ्रैक्शन दैट माइग्रेट मोस्ट रैपिडली टुवर्ड एनोड इज। कह रहा है जो नीचे दिया गया है प्रोटीन फ्रैक्शन, उनमें से कौन सा प्रोटीन फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा रैपिडली एनोड की तरफ माइग्रेट करता है? किसकी तरफ? एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। देखिए, ऑप्शन ए अल्बुमिन, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गैमा, ऑप्शन डी अल्फा 1। देखिए, ऑप्शन ए हमारा अल्बुमिन। अल्बुमिन प्रोटीन फ्रैक्शन जो कि मोस्ट नेगेटिवली चार्ज होता है और रैपिडली माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द एनोड। किसकी तरफ? टुवर्ड्स एनोड की तरफ रैपिडली माइग्रेट करता है। एनोड मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, और इसमें जो होता है अल्बुमिन का भी साइज होता है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं, यही हमारा राइट आंसर भी है अल्बुमिन। अदर ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ऑप्शन क्या है? बीटा। देखिए, अब बीटा फ्रैक्शन जो स्लोली माइग्रेट करता है एज ए कम्पेयर टू अल्बुमिन, बिकॉज बीटा फ्रैक्शन का साइज इससे बड़ा होता है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। एक है गामा फ्रैक्शन स्लो माइग्रेट करता है क्योंकि गामा ग्लोबुल का साइज होता है सबसे बड़ा होता है, तो भी हमारा नहीं होगा। अल्बुमिन सबसे छोटा होता है ना। एक हमारा अल्फा 1 फ्रैक्शन भी फास्टर माइग्रेट करता है, लेकिन अल्बुमिन के कंपेरिजन में थोड़ा स्लोर होता है, तो इसलिए जो राइट आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ आवर बॉडी वेट इज कंपोज्ड ऑफ। हमारे बॉडी का मेजोरिटी वेट किस से कंपोज होता है? हमारे बॉडी का मेजर जो पोर्शन है वाटर से बना होता है। 60 to 70% वेट वाटर से बना होता है ना, जो कि जो वाटर होता है हमारा ऑर्गेन्स है ना, टिश्यू और सेल से प्रेजेंट होता है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, किससे बना होगा?
फ्रॉम वाटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ नर्व पेयर दैट इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। यार स्पाइनल कॉर्ड से कितने नर्व पेयर्स इमर्ज करते हैं। देखिए, तो स्पाइनल कॉर्ड से टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती है। इनमें से जो 8 होती है, बात करते हैं 31 की, इनमें से 8 जो होती है सर्वाइकल नर्व्स, है ना, और 12 जो होती है थोरैसिक नर्व, और 5 जो होती है लुम्बर नर्व्स, और 5 सैक्रल नर्व्स, और 1 जो होता है हमारा कोकैजियल नर्व होता है ना। टोटल 31 नर्व हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। बहुत ही जो क्वेश्चन है, कितना होता है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में बोन्स, 206 बोन्स। अब इसको देखते हैं टोटल कैसे होते हैं। देखिए, तो इसमें जो होता है 80 बोन जो हमारे होते हैं एक्सियल स्केलेटन में होते हैं 80 बोन, जिसमें कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टेर्नम आते हैं। 80 आ गया एक्सियल स्केलेटन में। और जो 126 बोन होते हैं, ये जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में होते हैं। तो राइट आंसर हमारा 206। बहुत ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड एज एन एपिडर्मल अपेंडिज। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के कौन से स्ट्रक्चर को एपिडर्मल अपेंडिज क्लासिफाई किया जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारे स्किन और स्किन से रिलेटेड स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। अब एक इसमें है एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मल अपेंडेज वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एपिडर्मिस से अराइज होते हैं। किससे? एपिडर्मिस से अराइज होते हैं और स्किन की सरफेस से एसोसिएटेड होते हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। देखिए, ऑप्शन है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल ए डर्मिस के अंदर होते हैं, यह एपिडर्मिस का पार्ट नहीं है। एक हमारा नर्व भी एपिडर्मिस का पार्ट नहीं है। एक है हेयर एक एपिडर्मल अपेंडेज होता है जो कि एपिडर्मिस से डेवलप होता है ना। हेयर फॉलिकल एपिडर्मिस के सेल से डेवलप होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है हेयर। एक हमारा स्ट्रेटम बेसल। तो स्ट्रेटम बेसल स्किन का एक लेयर होता है जो एपिडर्मिस के सबसे नीचे होता है। ये भी अपेंडेज नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा हेयर है। अब इसके बाद गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे आगे क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।